एक ऐसी कंट्री जिसकी बाउंड्रीज स्केल से खींची हुई सी, ऐसी कंट्री जिसकी बाउंड्री शेयर होती है सीरिया, इराक, इसराइल के साथ, सऊदी अरब के साथ, लेकिन वो न्यूट्रल है। इसे मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड या स्वीडन भी कहते हैं, इसलिए नहीं कि यहां पर माउंटेन्स है, बल्कि इसलिए कि वो इतनी न्यूट्रल कंट्री है कि वो किसी के साथ नहीं जाती है। हम बात कर रहे हैं जॉर्डन की, एक ऐसी कंट्री जो इस पूरे इलाके में जहां जंग लड़ाई छाई रहती है वहां पर स्थित है और यहां कुछ नहीं हो रहा। आखिर जॉर्डन की ये कहानी क्या है? क्यों जॉर्डन न्यूट्रल रहता है और क्यों ये स्विट्जरलैंड की तरह एक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को कि कैसे जॉर्डन की ज्योग्राफी इसके लिए एक अभिशाप भी है और इसके लिए एक वरदान भी है। कैसे इतने सारे दुश्मनों के बीच घिरे होने की वजह से हमेशा हर एक देश के साथ एक कॉम्प्रोमाइज इसे करना पड़ रहा है। पानी की ऐसी कमी जहां आधे से ज्यादा लोगों को पानी चाहिए और वो पानी जिससे आता है वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है और इसी वजह से उस दुश्मन के साथ इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आइए जानते हैं जॉर्डन की इस कहानी को। वेलकम टू ओनली आइए। सबसे पहली बात कि सवाल जॉर्डन का, जॉर्डन लोकेटेड कहां है? मिडिल ईस्ट में। अब जॉर्डन की कमाल की बात यह कि अगर आप इसकी बाउंड्री देखो तो ऐसा लगता है किसी ने लाइनें खींच दी हैं। ऐसी बाउंड्रीज आपको केवल अफ्रीका में देखने को मिलेंगी, यानी एक टेबल पे बैठ के लाइनें बना दी ताकि सहूलियत के साथ इस इलाके पे रूल किया जा सके। और इसकी बाउंड्रीज में आप देखो तो यहां 70% से भी ज्यादा ज्योग्राफी ऐसी है जो जीने लायक नहीं है। डेजर्ट है, पानी की भारी कमी, एरिड क्लाइमेट, रहना मुश्किल। उसके ऊपर ऐसी बाउंड्री जहां सीरिया, इराक, ये रहा वेस्ट बैंक, ठीक है, यहां आ जाओ इजराइल, नीचे आ जाओ सऊदी अरेबिया, ठीक है, इराक, सीरिया, इन सब के साथ इनकी बाउंड्रीज लगती है। ऐसी सिचुएशन में ये देश कैसे सस्टेन करेगा? ऊपर अगर आप देखो तो सी ऑफ गैलिली, नीचे देखो तो डेड सी और यहां देखो तो रेड सी। रेड सी, डेड सी, सी ऑफ गैलिली, तीनों के आसपास का ये देश अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में रखता है जहां ये वेस्ट बैंक के साथ बाउंड्री शेयर करने के बाद भी इजराइल के ऊपर हमला नहीं होने देता। इसके पीछे कहानी है बहुत बड़ी, यानी इसके ऊपर राज है हैशमाइट्स का। हैशमाइट किंगडम भी इसे कहते हैं और इस किंगडम की वजह से ये इलाका काफी स्टेबल रहा है काफी सालों से। और जॉर्डन को कभी कभी मिडल ईस्ट में गद्दार की तरह भी देखा जाता है, लेकिन बात गद्दारी की नहीं, बात कुछ ऐसी है कि मिडिल ईस्ट के इस रिसोर्स रिच रीजन में ये इकलौता देश ऐसा है जो जंग में कहीं नहीं है। ना ही ये ऊपर सीरिया या फिर इराक, इन देशों की तरह वो युद्ध में विलीन है, बल्कि ये अपने आसपास शांति बनाए रखता है। दिक्कत ये है इसके पास कि देश बहुत गरीब है, पॉवर्टी यहां बहुत ज्यादा है और इसकी बड़ी वजह यह है कि बाकी देशों में भी यहां डेजर्ट है, लेकिन एटलीस्ट उनके पास ऑयल या गैसेज है। जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसके पास ऑयल गैस नहीं है, इनको वो चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। कुएं के नाम पर एक बस गैस का रिजर्व है और उसी पे इनकी इकोनॉमी कितना ही पैसा बना सकेगी। प्लस इतने सारे डेजर्ट होने की वजह से इनके पास पानी की भारी कमी है। पानी आएगा कहां से? अनएम्प्लॉयमेंट 22% के आसपास है और 22% जनसंख्या इनकी लगभग कही जाती है एक रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड बैंक की कि अनएम्प्लॉयड है। तो इतनी भारी जब बेरोजगारी है, पानी की कमी है, एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, तो ये देश इस स्थिति में नहीं है ये बहुत सारा पैसा कहीं से ला सके। तो इसको जरूरत पड़ती है बाकी देशों सपोर्टर्स की, जैसे इजराइल की। अब जॉर्डन एक ऐसा देश है जो एक अरबिक कंट्री है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन अरब है और उनमें एक बड़ा हिस्सा पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन का। वेस्ट बैंक से कई लोग जब जंग हुई थी इजराइल के साथ तो वहां से निकल के जॉर्डन में एंटर हुए थे। एक समय पे जॉर्डन का कब्जा था वेस्ट बैंक के ऊपर, तो वहां से कई सारे लोग यहां एंटर हुए। रिफ्यूजीज इतनी मात्रा में आए कि जॉर्डन की जनसंख्या 3 गुनी हो गई, लेकिन जॉर्डन ने उन सभी पैलेस्टीनियन लोगों को अपने देश में सिटीजनशिप प्रोवाइड की। अब प्रॉब्लम यह है कि सिटीजनशिप तो प्रोवाइड कर दी, पर सुविधाएं कहां दी जाएंगी? जॉर्डन तो एक गरीब देश है, इसके पास पानी भी नहीं है। तो ये इस डर में जीता है कि भाई कहीं हमारे ऊपर सीरिया है, सीरिया में झगड़ा होगा, अभी चल ही रहा है भाई, वहां पर सिविल वॉर चल रही है, तो वहां से भी रिफ्यूजी आ सकते हैं और आते ही हैं। इराक से रिफ्यूजी एंटर करते हैं, ठीक है, वेस्ट बैंक से करते हैं। अब इतने सारे रिफ्यूजीज तीन तरफ से हमारे कंट्री में एंटर कर सकते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती ही रहेगी, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, हम क्या करेंगे? और यहां जो किंगडम है हैशमाइट किंगडम, जो रूलर है अब्दुल्ला, जो यहां रूल करते हैं, वो लगातार ये चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन लोगों को जो नागरिकता प्राप्त है वो पैलेस्टाइन की डिमांड को लेकर थोड़े शांत रहे।
क्योंकि इनको चाहिए पानी, ठीक है। वाटर इनकी पहली रिक्वायरमेंट है। इनकी दूसरी रिक्वायरमेंट है पैसा, यानी ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, और प्लस इन्हें चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट ऐसा कि इन पर कभी सीरिया से हमला ना हो, कभी इराक से हमला ना हो, कभी यहां से कोई अलकायदा या आईसिस का ग्रुप इराक से ना एंटर कर जाए, कभी सीरिया से ना एंटर कर जाए। इसके लिए इन्हें मदद चाहिए, डिफेंस कैपेबिलिटीज भी बढ़ानी है। तो इन सब में इनको पानी मिलता है एक देश से जो टेक्निकली इनका बहुत बड़ा दुश्मन है, जिससे जंग भी लड़ चुके हैं एक बार ये, वो है इजराइल। इजराइल इनको पानी प्रोवाइड कर सकता है, उनके पास कैपेसिटी है। और एक फेमस प्रोजेक्ट है डेड टू रेड, यानी रेड टू डेड भी कह सकते हैं इसको, कि रेड सी जो यहां पर है, यहां से पानी निकाला जाएगा, उसको इजराइल साफ करेगा और फिर उस पानी को निकाल के वो डेड सी में डालेगा, या फिर जॉर्डन के देश को पानी सप्लाई करेगा। इससे इनकी पॉपुलेशन को पानी मिलेगा। इसीलिए वो इजराइल के साथ संबंधों को खराब नहीं करके, बल्कि उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करते। जब इनके ऊपर हमला हुआ, ईरान ने मिसाइल्स फायर करी जो जॉर्डन के ऊपर से उड़ के इजराइल पे जाती, तो जॉर्डन ने उसे रोक दिया, उनके खिलाफ हमले स्टार्ट किए। लेकिन जॉर्डन ने यह भी कहा कि जॉर्डन अपनी इलाके का इस्तेमाल नहीं होने देगा किसी भी तरह की फायरिंग में, वो न्यूट्रलिटी बना के रखना चाहता है। और इनके किंग जो है अब्दुल्ला, इनको बहुत जरूरत है वर्ल्ड बैंक की, इनको बहुत जरूरत है अमेरिका की, ताकि वो इनको लोन देते रहे, ताकि अपने देश की इकोनॉमी को रन कर सके। पानी इजराइल से चाहिए, ठीक है, ट्रेड इजराइल से भी करते हैं, और इनको जरूरत अमेरिका की भी है। और इनके साथ इनकी ज्योग्राफी की एक प्रॉब्लम यह है कि इनके पास एक बड़ा पोर्ट है, लेकिन वो पोर्ट जहां है वहां बाउंड्री शेयर होती है सऊदी अरेबिया के साथ, यानी अकाबा का पोर्ट जो गल्फ ऑफ अकाबा में है। यहां सऊदी अरब पास में ही है, तो इनको सऊदी अरब के साथ भी अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, वरना इनसे भी दुश्मनी मोल लेने की क्षमता इनके पास आज के टाइम में नहीं है। तो अब एक ऐसा देश जिसको सऊदी अरेबिया से भी संबंध अच्छे रखने हैं, क्योंकि भाई पोर्ट वहीं से है जहां से इनको एग्जिट मिलता है सारे ट्रेड का। इजराइल के साथ अच्छे संबंध जरूरी है पानी की वजह से और ट्रेड की वजह से, और वो नहीं चाहता कि भाई इजराइल कुछ ऐसा हमला वेस्ट बैंक पे करे या गाजा पे करे जिससे कि और रिफ्यूजी इनके देश में आते रहे। इसलिए नहीं चाहते कि और पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इनके देश में आए। कहा जाता है कि क्यों नहीं जॉर्डन सारे के सारे वेस्ट बैंक के लोगों को अपने देश में पनाह दे देता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत लोगों को जगह दी है रिफ्यूजीज को। अब वो एक तो ऑलरेडी उसके देश में रिसोर्सेज कम है, तेल वेल कुछ है नहीं, तो वो परेशान है, ऊपर सीरिया है, इधर इराक है, तो वहां से उनके देश में एंट्री लगातार हो सकती है, इसलिए उनको सिक्योरिटी भी यहां पर स्ट्रांग चाहिए। हालांकि इनकी ज्योग्राफी कुछ ऐसी है, रेगिस्तान होने की वजह से जो इलाका इजिली एंटर नहीं किया जा सकता इनके देश में, फिर भी इन्हें सपोर्ट और सहारे की जरूरत है, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे इजराइल हो उसकी। इसीलिए 1994 में इन्होंने इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था और अपने किंगडम को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। तो अभी ये व्यापार भी करते हैं। इनको हाल में ही 200 मिलियन के आसपास का लोन भी चाहिए था जो वर्ल्ड बैंक ने दिया था। इनको कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स उन्होंने इजराइल के साथ किए थे कुछ सालों पहले, यूएसए के साथ किए थे। इनके किंग बार बार अमेरिका जाते रहते हैं कि भाई अमेरिका हमारे ऊपर थोड़ी नजर रखे, और यहां पर उन्होंने अमेरिका को बेस भी बनाने की क्षमता दे रखी है। तो एक ऐसा देश है जो न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। ये इजराइल को बातें खरी खरी सुनाते हैं, लेकिन इजराइल पे हमला नहीं होने देते। लेकिन इजराइल जो अगर चाहे कि हम सीरिया ईरान पे हमला करें तो वो भी ये रोकते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि यहां से वो इजीली इराक पर फायरिंग करेंगे या सीरिया पर फायरिंग करेंगे तो जॉर्डन अपना एयर स्पेस दे देगा, वो इसका भी विरोध करते हैं। असल में जॉर्डन चाहता तो ये भी है कि ईरान के साथ भी संबंध अच्छे हों, पर ईरान के साथ संबंध अच्छे रखने के लिए उन्हें बहुत दुश्मनी झेलनी पड़ सकती है, एक तो सऊदी अरेबिया की, दूसरी इजराइल की। इसी चक्कर में ये थोड़ा डर के रहते हैं। ये भी चाहते हैं कि भाई इजराइल चीजों को लेकर थोड़ा शांत रहे, कि कहीं और उत्पात मचा और वॉर बढ़ी तो और रिफ्यूजी हमारे देश में आएंगे, हम उनको पनाह कहां देंगे। तो इसीलिए किंग अब्दुल्ला बार बार गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे इस चीज को लेकर डरते हैं, कहीं कहीं उनकी ही जनसंख्या डिस्टेबलाइज ना हो जाए, उनके खिलाफ भी विद्रोह स्टार्ट ना हो जाए। हालांकि यहां पैलेस्टीनियन लोग काफी मात्रा में हैं और रूलर जो है वो अरब रूलर है प्योर, लेकिन इनको यह डर रहता है कि जो हमारी पैलेस्टीनियन जनसंख्या है वो हमारे खिलाफ विद्रोह न कर दे, इसलिए नहीं चाहते कि गाजा को लेकर इनके देश में विरोध प्रदर्शन हो। इसलिए अपने देश में विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने देते बड़े लेवल पे गाजा के या पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर। और इन्हीं चक्करों में कहा जाता है कि जॉर्डन क्या जो कॉज ऑफ पैलेस्टाइन है उसके साथ गद्दारी कर रहा है, क्या वो उसको साइडलाइन कर रहा है। पर रियलिटी ये है कि जॉर्डन में 3 वजह है। एक, जॉर्डन की ज्योग्राफी इस कंट्री को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बनाती है कि इन्हें सपोर्ट चाहिए होगा मिलिट्री का भी और अमेरिका जैसी पावर्स का भी। इन्हें हथियार भी चाहिए ताकि अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके, ताकि सिविल वॉर में ना एंटर हो जाइए,
सीरिया, इराक, तो बहुत सी रिफ्यूजीज यहाँ आ सकते हैं। प्लस इनकी लिमिटेशन है कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनको वाटर भी चाहिए, इनको ट्रेड भी करना है, और इसके लिए यहाँ एक बड़ी पावर सऊदी अरेबिया के अलावा इजराइल ही है, तो ये इसलिए डिपेंडेंट है उनके ऊपर। प्लस जो यहाँ भी मोनार्की है, जो किंगडम है, वो चाहता है कि उसका कब्जा बना रहे, उसके खिलाफ कोई विद्रोह ना हो जाए। इसीलिए उन वजहों पे भी ये अक्सर अपने इलाके में किसी एयरक्राफ्ट को अलाउ करना नहीं देना चाहते, चाहे वो इजराइल की स्ट्राइक हो ईरान के ऊपर या वो ईरान की स्ट्राइक हो इजराइल के ऊपर। लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी जरूरतें अभी इन्हें सऊदी अरेबिया और इजराइल के ज्यादा करीब ला रही हैं, इसलिए ईरान से इनकी दूरी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन जॉर्डन इन जनरल चुप रहता है, बड़े स्टेटमेंट्स नहीं देता, और ताकि वो अरब वर्ल्ड में थोड़ा अच्छा दिख सके, बार बार बयान देता रहता है इजराइल के खिलाफ, लेकिन उसके खिलाफ कुछ होने नहीं देता, क्योंकि उसे डर है कि भाई कुछ होगा तो हमारी और दिक्कत ना बढ़ जाए। ऑलरेडी इनके पास एक बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस है, तो अगर इजराइल के साथ झगड़ा होगा तो फिर पानी कहां से आएगा, और क्योंकि पानी ट्रीट करने की कैपेसिटी अभी इजराइल के पास ही है, वो बेहतर लेवल पे वाटर सप्लाई कर सकता है। तो हमें यह भी दिखाता है कि कैसे इजराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है कई देशों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, और कैसे इस टेक्नोलॉजी के सहारे ही उसने जॉर्डन जैसे देश को शांत बैठा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से एक बड़ी बाउंड्री जो है, तो जो वेस्ट बैंक के आसपास पूरी की पूरी बाउंड्री जो है वो जॉर्डन की ही लगती है। तो अगर यहां पर विवाद हो जाए इस बाउंड्री लाइन पर, तो इजराइल के तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर जॉर्डन को पानी चाहिए जो इजराइल प्रोवाइड कर सकता है, कैपेसिटी है, इसलिए वो चुप रहता है। तो टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी की एक इनोवेशन पे काम करना, टेक्नोलॉजी पे काम करना, उसको डेवलप करना कितना बड़ा एसेट होता है फॉरेन पॉलिसी में, ये दर्शाता है जॉर्डन का केस। तो ये ऐसी ज्योग्राफी है जिसमें डेजर्ट है, काफी वॉर्स देखी, पहले भी इनके ऊपर अलग अलग जो किंगडम्स उन्होंने रूल किया। जॉर्डन इतिहास में पहले बहुत पीछे ना भी जाए हम, तो ऑटोमन्स का पार्ट हुआ करता था, फिर उन्होंने युद्ध भी वहां लड़ा, इनको आजादी भी मिली 1946 के आसपास। लेकिन उसके बाद से लगातार, क्योंकि रिसोर्स कम है, ये इन दिक्कतों को झेलते रहे, इसीलिए थोड़े से शांत रहते हैं और न्यूट्रल रहना प्रेफर करते हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी बात की जा रही है कि भाई कैसे रेड सी में एक पंपिंग स्टेशन लगेगा, यहां पर एक डिसैलिनेशन प्लांट लगेगा जो इजराइल लगा सकता है, फिर पाइपलाइन के थ्रू वो रिजर्वेयर में ले जाएंगे, वहां से वो पानी ले जाकर इनके शहरों को भी प्रोवाइड करेंगे, अम्मान जैसे शहर को, और थोड़ा सा पानी वो डेड सी में भी जमा करेंगे, ताकि रेड सी से पानी को साफ करके वो डेड सी में ले आए, या इनके शहर में भी पानी की व्यवस्था की जा सके, जिसकी इन्हें सख्त जरूरत है, और वो काम यहां इजराइल के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो इसीलिए इन सभी कारणों से इनको डिपेंडेंट होना पड़ता है और न्यूट्रलिटी स्टैब्लिश करके रखनी पड़ती है। और भी कई कारण है, पर मुख्य यही 3 कारण है जो जॉर्डन को न्यूट्रल रहने के लिए मजबूर करते हैं इस रीजन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पर क्या आपको लगता है कि जॉर्डन को अब समय आ चुका है कि वो और ज्यादा एग्रेसिव हो या कुछ स्टेप्स उठाए, या आपको लगता है कि यहां ऐसी कोई संभावना नहीं? बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 या 2026 के एस्पिरेंट है, तो हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। प्रहार जो 2025 का इंग्लिश या हिंदी का बैच है, टाइटन जो इंग्लिश का बैच है, संकल्प है इंग्लिश या हिंदी का बैच, टाइटन जो हमारा इंग्लिश का बैच है, जहां पर आपको मिलती है जीएस की लाइव क्लासेस, बाद में उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको अपडेट किया जाता है। प्लस आपको मिलती है डेली एमसीक्यूज और मेंस के क्वेश्चन, जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपने स्किल्स को हून कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेंगे सीसेट की क्लासेस, अलॉन्ग विद दैट जीएस का कंप्लीट ई बुक कलेक्शन जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको नोट्स के लिए यहां वहां भागना नहीं पड़ेगा, वन स्टॉप सोल्यूशन होगा नोट्स के लिए भी आपका। और ये कोर्सेज काफी अफोर्डेबल है, 7,999 से ही स्टार्ट हो रहे हैं और अभी ओपन हो चुके हैं एडमिशन। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।